नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे द एलपीजी, ये हम पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे इसके तीनों पार्ट्स को, ये क्या था। तो इसके तीन पार्ट्स थे एलपीजी के। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहले हम पढ़ते हैं उदारीकरण के बारे में। लिबरलाइजेशन यानी कि अगर आपको किसी भी कंट्री में ग्लोबल स्तर पे या ग्लोबल लेवल पे फेमस होना है यानी कि इकोनॉमी को, तो आपको लिबरल होना पड़ेगा। तो क्या होता है लिबरलाइजेशन? इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो राजनीतिक विचारधारा उदारवाद से हुई है, जो कि 19वीं सदी के प्रारंभ में थी। यह जो वस्तुतः है ये पिछली 3 शताब्दियों में विकसित हुई है। इसका जो डेवलपमेंट है पिछली 3 शताब्दियों में हुआ है। और इस शब्द को कई बार मेटा या मेटोलॉजी विचारधारा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि कई विरोधी मूल्य और मान्यताओं को अपनाने में सक्षम है। यह विचारधारा सामंतवाद के विघटन और बाजार या पूंजीवादी समाज की वृद्धि का परिणाम है, जो कि एडम स्मिथ की लेखनी में परिलक्षित हुई और जिसने हस्तक्षेप के सिद्धांत के रूप में पहचान प्राप्त की। उदारीकरण शब्द को अर्थव्यवस्था में वही अर्थ होगा जो कि मूल शब्द उदारवाद का है। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक या पूंजीवादी समर्थक की ओर आर्थिक नीतियों का झुकाव ही उदारीकरण है। अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक या पूंजीवादी समर्थक की ओर आर्थिक नीतियों का झुकाव यहाँ पे उदारीकरण है। यानी कि जो आपका बाजार समर्थक है वो अगर पूंजीवाद समर्थक की ओर झुकते हैं, नीतियों में अपना बदलाव करते हैं, तो यही आपका उदारीकरण है। इसे एक और एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपका कोई किराए का एक घर है और आप उन्हें मकान किराए पे देते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को किराए पे मकान नहीं देना चाहते जो फॉरेन्स का है या विदेशी है, उसे मना कर देते हैं कि हाँ भाई इन्हें मकान नहीं देंगे, तो वहाँ पे आपका ही नुकसान होगा कि भाई आपका जो कमरा है वो खाली रह जाएगा और आपको किराया भी नहीं मिलेगा। उसके जाने के बाद वो जब चला जाता है तो आप उसे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आप रह सकते हैं यहाँ, और अगर आपको किसी सामान की आवश्यकता है वो भी हम देंगे। तो आपको लिबरल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है लिबरलाइजेशन का मतलब होता है। हमने 1970 के दशक में इसे संपूर्ण यूरो अमेरिकन और विशेषकर 1980 के दशक में होते हुए देखा है। इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण है 1980 के दशक मध्य में चीन है। इसने खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की थी। ये एक पॉलिसी थी ओपन डोर पॉलिसी जो आपकी 1970s में आती है। आज भी कुछ विशिष्ट उदारवादी लक्षणों का अभाव है, उदाहरण के लिए व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रणाली इत्यादि। फिर भी चीन को उदारवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे कहा गया है। हम विश्व अर्थव्यवस्था इतिहास से एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका और साम्यवादी चीन दूसरी ओर से उदारवादी अर्थव्यवस्था के 2 श्रेष्ठ उदाहरण हैं, और चीन उदारवादी अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण है। अमेरिकी दक्षिण ध्रुव पर और चीन उत्तरी ध्रुव पर है, इसलिए दक्षिण की ओर कोई भी नीति उदारीकरण है आपकी, दक्षिण से उत्तर की ओर कोई भी नीति गैर उदारीकरण है। इसका अर्थ है राज्य अर्थव्यवस्था के घटते लक्षण और बाजार अर्थव्यवस्था के बढ़ते लक्षण उदारीकरण है। इस प्रकार इसके विपरीत गैर उदारीकरण होगा। तकनीकी रूप में दोनों आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया है, क्योंकि शब्द के रूप में सुधार दिशा के बारे में कुछ नहीं कहता है। विश्व में सभी आर्थिक सुधार उत्तर से दक्षिण के लिए हुए हैं, और यही आपकी उदारीकरण की प्रक्रिया है, लिबरलाइजेशन है। बाकी इसमें इतना ही है लिबरलाइजेशन में। बाकी आप कुछ पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत और दिया गया है यहाँ पे, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ही है। आगे हम देखते हैं निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। 1980 और 1990 के दशकों ने सरकारों, विशेषकर अमेरिका और इंग्लैंड ने नए अधिकार वरीयताओं और आस्थाओं के प्रभाव के अंतर्गत
रोलिंग बैक को देखा। जिन नीतियों के अंतर्गत रोलिंग बैक किया जाता है उसमें विनियमन, निजीकरण और लेख सेवाओं, बाजार सुधारों को प्रारंभ करना सम्मिलित है। निजीकरण से आप मतलब समझते ही है, जो कंपनीज हैं वो एक ग्रुप्स आपका चलाएगा, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगी। जो कंपनीज आपकी एक ग्रुप्स के हाथों में होंगी वो से चलाएगा, तो ये आपका निजीकरण होता है। उस समय निजीकरण का जो प्रयोग है वो राष्ट्र की परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने के रूप में किया जाता था। निजीकरण के शब्द की जो उत्पत्ति है वो उस समय हुई जब विश्व की अधिक से अधिक मुद्रा इस ओर गई। पहले पूर्व यूरोपीय राष्ट्र और बाद में विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने इसे अपनाया, परंतु इस अवधि में निजीकरण शब्द के अनेक अर्थ और अभिप्राय विकसित हुए हैं, ठीक है। हम इन्हें निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है, निजीकरण अपने सटीक अर्थ में विराष्ट्रीयकरण है, अर्थात परिसंपत्तियों को राज्य के स्वामित्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरण है, जो कि 100% तक है। ऐसे कड़े उपाय विश्व में केवल एक ही बार ही कहीं होते हैं जिसमें कोई राजनीतिक गिरावट ना हो। 1980 के दशक में थैचर शासन के दौरान इंग्लैंड में ऐसा ही होता है। निजीकरण के इस मार्ग को लगभग सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों द्वारा अस्वीकार किया गया। 1990 के दशक में कुछ दक्षिण यूरोपीय राष्ट्रों जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका ने ऐसे कदम उठाए। भारत ने कभी ऐसे निजीकरण में प्रवेश नहीं किया। दूसरा देखते हैं हम, जिस अर्थ में निजीकरण का प्रयोग किया जाता है वह विश्व भर में विनिवेश की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शेयरों को, जो आपका शेयर्स होते हैं, राष्ट्र स्वामित्व कंपनियों से निजी क्षेत्र को बेचनी सम्मिलित है। विनिवेश राज्य से निजी क्षेत्र को 100% से कम स्वामित्व का अंतरण है। यदि सरकार द्वारा परिसंपत्ति के केवल 49% को बेचा जाए और शेष स्वामित्व, जो अपना बचा हुआ हिस्सा है, अपने पास रखेगा, तो इस विचारधारा को निजीकरण कहा जाता है। यदि राष्ट्र स्वामित्व शेयरों की बिक्री 51% की जाए तो स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कहलाएगा और इसे तब भी निजीकरण कहा जाएगा। तीसरा और अंतिम अर्थ में प्रयुक्त निजीकरण शब्द विश्व भर में काफ़ी व्यापक है। मूलतः है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक नीतियां निजी क्षेत्र या पूंजी के विस्तार को ही बढ़ावा देती हैं और इसे ही विशेषज्ञों और सरकारों द्वारा निजीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया। हम भारत से कुछ उदाहरण दे सकते हैं। उद्योग के लाइसेंस समाप्त करना और व्यारक्षण, यहाँ तक कि सब्सिडी में कमी, विदेशी निवेश इत्यादि को स्वीकृति, ये कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। यहाँ हम भारत में उदारीकरण को निजीकरण से जोड़ सकते हैं। उदारीकरण भारत में सुधार की दिशा बताता है, अर्थात बाजार की प्रभुत्व की ओर झुकाव, परंतु इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा। निजीकरण सुधार का मार्ग है। जो निजीकरण है आपका, ये आपका रिफॉर्म्स के रास्ते हैं। इसका अर्थ है जो भी बाजार के संवर्धन करे वह भारत में सुधार प्रक्रिया के मार्ग में सम्मिलित होगा। तीसरा और लास्ट देखते हैं हम, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैसे तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को हमेशा आर्थिक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, जबकि इसने हमेशा राजनीतिक और सांस्कृतिक आयात ग्रहण किए हैं। एक बार जब आर्थिक परिवर्तन होते हैं तो इसके अनेक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होते हैं। वैश्वीकरण को सामान्यतः राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब अनेक राष्ट्रों का अभी जन्म भी नहीं हुआ था तो विश्व के कई देश वैश्वीकरण अपना चुके थे, अर्थात अर्थव्यवस्था के मध्य निकट संबंध थे। तो ग्लोबलाइजेशन का सीधा मतलब यही होता है कि जो भी कोई भी कंट्री है वो अपनी जो इकॉनमी है उसे वर्ल्ड लेवल पे बेहतर से बेहतर साबित करना चाहती है। उसे चाहती है कि वो नंबर 1 हो अपनी कंट्री पे, वर्ल्ड लेवल पे।
तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबल स्तर पे कंट्री की इकोनॉमी को नंबर 1 करना। जब अनेक राष्ट्रों का भी जन्म नहीं हुआ था तो विश्व के कई देश वैश्वीकरण अपना चुके थे, अर्थात अर्थव्यवस्थाओं के मध्य जो थे वो निकट संबंध थे। यह वैश्वीकरण 1800 से 1930 तक महान मंदी और 2 विश्व युद्धों तक आबादित रूप से चलता रहा, जिसने छटनी और 1930 के दशक के प्रारंभ से अपने व्यापार पर प्रतिबंध लगाए थे। इस अवधारणा को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा पुनः 1980 के दशक के मध्य में बल प्रदान किया गया। अपनी पूर्व परिभाषा में संगठन ने वैश्वीकरण को संकुचित और व्यापार जैसे अर्थ में परिभाषित किया था। किसी OECD कंपनी द्वारा अपनी उत्पत्ति कोई देश के बाहर अपने लाभ हेतु क्रॉस बॉर्डर निवेश वैश्वीकरण है। कोई भी कंट्री जो अपने देश से बाहर निवेश करती है तो ये आपका यहाँ पे वैश्वीकरण है। OECD सम्मेलन के बाद विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा WTO पर GATT को हटाने का दबाव बनाया गया। मार्केस 1944 में समाप्त गैर चर्चाओं के उरुग्वे दौर के बाद WTO का जन्म हुआ। इस दौरान OECD ने वैश्वीकरण की आधिकारिक रूप में परिभाषित किया। विशिष्ट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर अंतरण, जिसमें उत्पादन अंतर्राष्ट्रीयकरण हो और देशों के मध्य वित्तीय पूंजी भाव स्वतंत्र और तत्कालिक हो। तो यहाँ पे यही है वैश्वीकरण का मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय हो, देशों की जो मध्य है वो वित्तीय पूंजी भाव स्वतंत्र और तत्कालिक हो। एक दूसरे देश से जो इकोनॉमी का संबंध है वो एकदम फ्रीडम हो। और बाहर की जो कंट्रियां हैं, विदेशी कंट्री है कि हमारे देश की जो कंट्री है वो एक दूसरे के देश में जाकर व्यापार कर सकें। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहाँ पे यही है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें आर्थिक सुधारों की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। यद्यपि जब भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया तो ऐसी कोई घोषणा प्रस्ताव नहीं था। तथापि आने वाले वर्षों में सरकारों द्वारा सुधार की कई पीढ़ियों की घोषणा की जाती है। अब तक सुधारों की 3 पीढ़ियों की घोषणा की जा चुकी है, जबकि विशेषज्ञ चौथी पीढ़ी की भी घोषणा करते हैं। जो 3 पीढ़ियां हैं वो आपकी 3 जनरेशन वो आपकी मेनली है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं इकोनॉमी के वो चौथी पीढ़ी को भी यहाँ पे घोषणा कर चुके हैं इसका। हम निम्न प्रकार से भारत में सुधार की प्रक्रिया के मूल पद्धति और लक्षणों को समझने के लिए विभिन्न सुधारों की पीढ़ियों के संगठनों को बता रहे हैं। यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के सुधारों को देखते हैं जो आपके चले थे 1991 से 2000 तक। सरकार द्वारा 2000 और 2001 में द्वितीय पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की जाती है तथा उसी वर्ष आरंभ भी कर दिया गया इसका। इसी प्रकार इसके पहले के सुधारों को सरकार द्वारा प्रथम पीढ़ी का सुधार माना गया। प्रथम पीढ़ी के सुधारों के प्रमुख नियामक नीचे दिए गए हैं। तो हम पहले जो आपका फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स थे उन्हें देखते हैं हम। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया, इसमें प्रोमोशन टू प्राइवेट सेक्टर। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण एवं उदारीकृत कदम उठाए गए, यथा अनारक्षण, लाइसेंस मुक्तिकरण, MRTP, सीमा की समाप्ति, चरणबद्ध उत्पादन की बाध्यता की अपर्याप्त, ऋणों का शेयरों में परिवर्तन तथा पर्यावरण संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण। दूसरा है यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, जो पब्लिक सेक्टर है आपके उसमें रिफॉर्म्स किए जाते हैं। लाभोन्मुख दक्ष बनाना, विनिवेश की शुरुआत करना और इनका संगठनीकरण आदि, ये सुधार किए गए सार्वजनिक क्षेत्रों में। तीसरा आता है वैदेशिक क्षेत्र सुधार, एक्सटर्नल जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म किए गए।
तो इसमें क्या क्या रिफॉर्म किया गया आपका, आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, विनिमय जो दर है उसकी उपलाभित मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत करना, चालू खातों में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीयता देना, पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता संबंधी उदारीकरण, विदेशी निवेश की मंजूरी और फेरा की जगह फैमा की व्यवस्था करना। ये सब एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म थे। चौथा आता है यहाँ पे फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म किए जाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, वित्तीय क्षेत्र सुधार। इसमें क्या होता है, जो बैंकिंग क्षेत्र है, पूंजी बाजार, भूमा उधार, म्यूचुअल फंड, इन सब में सुधार वाली जो कदम है वो उठाए जाते हैं। टैक्स रिफॉर्म किए जाते हैं, जो आपके कर हैं उनमें सुधार होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो लक्ष्य था वो था कर प्रणाली का सुगमीकरण, जो आपके टैक्स इकट्ठा करने की जो तरीके हैं या प्रणाली है उसका सरल करना, आधार का विस्तार करना, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण करना, एक करों की जो चोरी हो रही है उस पर यहाँ पे नियंत्रण करना। अब आता है हमारा सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी के जो सुधार है, ये चले थे 2000 से 2001 तक, एक के बाद जो सुधार होते हैं। इस पीढ़ी की जो सुधारों की जो शुरुआत थी वो सरकार द्वारा वर्ष 2000 और 2001 में की गई थी। वर्ष 1990 के प्रारंभ में शुरू किए गए आर्थिक सुधार इच्छित प्रकार घटित नहीं हो रहे थे और कुछ नए सुधारों की आवश्यकता थी। इन्हीं नए सुधारों को द्वितीय पीढ़ी के सुधारों के रूप में प्रारंभ किया जाता है। 1990 में जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं वो उतने इच्छित प्रकार घटित नहीं, उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, तो इसलिए बाद में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाते हैं और इन्हें सेकंड जनरेशन की रिफॉर्म कहा जाता है। इसके जो मुख्य घटक है वो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। पहला इसमें कारक बाजार सुधार, जो फैक्टर थे उसमें फैक्टर मार्केट उसमें रिफॉर्म किए जाते हैं। इसे भारत के आर्थिक सुधारों की सफलता का मेरुदंड कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य व्यवस्था को विकसित करने का लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था में ऐसे कई उत्पाद थे जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता था, लेकिन इन उत्पादों का जो मूल्य है वो निर्धारण बाजार के सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता था, जैसे पेट्रोलियम, चीनी और उर्वरक, औषधियाँ और इत्यादि। इन उत्पादों का जो बिक्री मूल्य सरकार तय करती थी। फलस्वरूप संबंधित निजी उद्योग के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था एवं उनका जो विस्तार है वो बाधित होता था। निजी क्षेत्र के निवेश को इन उद्योगों की तरफ आकर्षित करना मुश्किल हो रहा था। वर्तमान में पेट्रोलियम क्षेत्र में सिर्फ केरोसिन तेल एवं रसोई घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर ही प्रसारित मूल्य पद्धति के अंतर्गत है, जबकि पेट्रोल, डीजल, स्नेक एवं उड्डयन ईंधन इससे बाहर आ चुके हैं। इसी प्रकार आयकर अदा करने वाले परिवारों को अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी प्राप्ति नहीं होती है एवं निजी चीनी मिलों पर से लेवी की बाध्यता को भी पूरी तरह यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। कारक बाजार सुधार अभी पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि यह सब्सिडी के तर्क से जुड़कर एक सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आम आदमी की जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर है, जब तक बाजार आधारित नहीं है तब तक यह सुधार सफल नहीं हो सकेगा। वैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से सरकार इस प्रकार के उत्पादों के बाजार मूल्य के यहाँ पे एक करने में यहाँ पे प्रयास कर रही है। दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र सुधार, जो पब्लिक सेक्टर उसमें रिफॉर्म किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी बढ़ी हुई प्रक्रियात्मक स्वायत्तता है उसे देना, पूंजी बाजार के उपयोग की अधिक स्वतंत्रता, विनिवेश करना और इसकी रणनीति को बढ़ावा देना। तीसरा है यहाँ पे सरकार एवं लोक संस्थानों में सुधार, रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूट। इसके अंतर्गत ऐसे कदम आते हैं जिनसे कि सरकार की भूमिका को नियंत्रित से बदलकर सुसाध्य बना सके। जिस सरकार की जो भूमिका है उसको कंट्रोलर ना बना के यहाँ पे
ऐसा बनाया जाए जो फैसिलिटी दे, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा है हमारा वैधानिक सुधार, लीगल सेक्टर रिफॉर्म। इस क्षेत्र की जो शुरुआत है वो प्रथम पीढ़ी में ही हो चुकी थी, लेकिन इस पीढ़ी में इन सुधारों को गहराई देना था तथा नए क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश थी। विरोधाभासी कानूनों को निरस्त करना, भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इंडियन पेनल कोड एवं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सुधार, कंपनी कानून एवं श्रम कानून में सुधार तथा साइबर कानून जैसे नए क्षेत्रों से कानून बनाना, तो ये सुधार किए गए। चौथा आता है हमारा क्रांतिक क्षेत्र सुधार, रिफॉर्म इन क्रिटिकल एरियाज। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में कई अन्य क्षेत्रों में यथोचित सुधारों की शुरुआत की गई। आधारभूत संरचना क्षेत्र जैसे बिजली, सड़क, दूरसंचार के क्षेत्रों में इसके अच्छे प्रभाव दिखते हैं। कृषि एवं कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र इत्यादि, इन क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों को सरकार ने क्रांतिक क्षेत्र कहा जाता है। इन सुधारों के 2 आयाम होते हैं। पहला आयाम है कारक बाजार सुधार की तरह है, जिसके अंतर्गत इन्हें बाजार से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। वहीं दूसरा जो आयाम है वो है विस्तृत, जैसे संगठित कृषि, कॉरपोरेट फार्मिंग, कृषि, शिक्षा एवं चिकित्सा, एजुकेशन एंड हेल्थ तथा सड़क क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है, प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है, उनको बढ़ावा देना। उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त इस पीढ़ी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो सुधारक हैं वो कदम भी उठाए जाते हैं। जैसे सुधार में जो ए है, सुधारों में राज्यों की भूमिका। बी है जो राजकोषीय समावेशन हो, ठीक है। सी है हमारा राज्यों को ज़्यादा कर का अंतरण, जो आपके स्टेट होंगे उन्हें जो कर वसूलने की वो ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पे देने की बात की गई है। चौथा है सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान, जो हमारे सोशल सेक्टर है हमारे, उन पर यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे इन सुधारों पर सरकार अब भी कार्य कर रही है। सुधारों को जारी रखने, हालांकि हम दूसरी पीढ़ी के सुधारों को मिश्रित परिणाम देखते हैं। अब अभी तक हमने दो जनरेशन पढ़ लिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3rd और 4th जनरेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसे अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।